आज स्थानीय मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑडिटोरियम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा MSME ऋण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार शुक्ला, उप अंचल प्रमुख लखनऊ द्वारा की गई। कार्यक्रम में संजीव कुमार, क्षेत्र प्रमुख कानपुर के संरक्षण में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत और विभिन्न इंडस्ट्री के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी शाखा प्रमुख भी अपनी शाखाओं से ऋण हेतु इच्छुक व्यक्तियों के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर अनेक MSME ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कानपुर क्षेत्र के 12 जिलों में स्थित 76 शाखाओं में किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी जोनल हेड आंचलिक कार्यालय लखनऊ संतोष कुमार शुक्ला, क्षेत्र प्रमुख कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय यूनियन बैंक संजीव कुमार, NSIC DGM AK सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडिया अजय कुमार यादव, ज्वाइंट डायरेक्टर MSME मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मिथिलेश गुप्ता, सुशील शर्मा समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 91 करोड़ के 76 ऋण हेतु प्रस्ताव पास हुए, जो कि आगामी 30 सितंबर तक वितरित कर दिए जाएंगे। ताकि आप सबको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आज MSME क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया है। मैं संजीव कुमार, DGM एंड रीजनल हेड कानपुर, आप सबों का यहाँ पे स्वागत करता है। और इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है तो यही होता है, आउटरीच का मतलब ही है कि हम अपने घर से बाहर निकल के, ऑफिस से, ब्रांच से बाहर निकल के अपने जो कस्टमर्स हैं MSME के, उनके पास जाएं और उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, या भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो सुविधाएँ दी जाती है उसके बारे में उनको अवगत कराएं और उनको बताएं कि हम MSME प्रोडक्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह के लोन का फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं, क्या आपको करना होगा, या कौन सा प्रोसेस हमारे बैंक के अंदर है जो आपको फॉलो करना होगा। इसका बेसिक उद्देश्य यही होता है। तो हमारे सेंट्रल ऑफिस के तरफ से एक जो इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो हर महीने के 2 शनिवार, मतलब पहले और तीसरे शनिवार को इसका आयोजन होता है। इस बार हम लोग इस आयोजन यहाँ पे इस मर्चेंट हॉल में कर रहे हैं एक बड़े पैमाने पर, जहाँ की हमारे क्षेत्र में कानपुर क्षेत्र में 9 जिले आते हैं, मैं आपको बता दूँ। लेकिन इस कैंप में हम लोग सिर्फ कानपुर क्षेत्र के, कानपुर ज़िले के लोग यहाँ पर आए हैं। जितने भी हमारे ग्राहकगण हैं और जिनको हमने लोन सैंक्शन किया है या जिनको हमने इन प्रिंसिपल सैंक्शन करके दिया है और हम लोगों ने जो प्रोसेस शुरू किया है कि आपको ड्यू कोर्स में सैंक्शन दिया जाएगा, उनको बुलाया गया है। यहाँ पर हमारे गण्यमान्य जो अतिथि विराजमान है मंच पर, वो विभिन्न विभागों से आए हैं जो किसी न किसी तरह से MSME से जुड़े हुए हैं। तो हमारे आग्रह पे उन सबों ने यहाँ पर आया है, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बैंक और हमारे MSME कस्टमर के बीच में जो दूरियां हैं, उस दूरियों को हम कम करें, हमारे बारे में वो जानें, उनके बारे में हम जानें, उन्हें क्या चाहिए वो हम समझेंगे, बैंक के रूप में हमें क्या चाहिए हम उनको समझाएंगे। और अल्टीमेटली एक जो बहुत बड़ा इशू रहता है MSME सेक्टर को कि उनको सही समय पे और सही अमाउंट में लोन नहीं मिल पाता है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग जुटे हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि कुछ हमारे ग्राहक बंधु आए हैं, कुछ किन्हीं कारणों से नहीं भी आए हैं, लेकिन इस दौरान आज जो हम लोन सैंक्शन करके डिसबर्स करने जा रहे हैं या जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन देने जा रहे हैं, वो करीब 80 to 85 ऐसे बोरोवर्स हैं जिनको कुल मिला करके लगभग 100 करोड़ का लोन हम लोग अप्रूव करने जा रहे हैं। आज का यही हम लोगों का प्रोग्राम है और यहाँ पे जमा होने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को, मीडिया बंधु से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे जितने ग्राहक हैं जो MSME क्षेत्र में डील करते हैं या कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो निसंकोच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आएँ, अपने विजन के बारे में बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। हम उन फर्रुखाबाद सदर तहसील के अंतर्गत मनजीत सिंह सोमवंशी अपने चैम्बर में बैठकर कार्य कर रहे थे। इसी बीच चैम्बर पर लगा हुआ बैग चोरी हो गया, जिसमें 6 लाख रुपए था, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना बाजा को दी गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसके चलते कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण सदर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में एक ज्ञापन देकर शीघ्र ही कार्रवाई अमल में लाकर खुलासा करने की मांग की। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में दर्शाया, प्रार्थना
प्रार्थी मंजीर सिंह सोमवंशी तहसील सदर में विधि व्यवसाय करता है। 17 अगस्त 2022 शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच की बात है। प्रार्थी अपने चैम्बर पर 6 लाख का भरा हुआ बैग लिया था। प्रार्थी का चैम्बर पर 6 लाख से भरा हुआ बैग चोरी हो गया, जिसकी सूचना तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना मूसा झाक को दी गई। इसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 369 IPC में दर्ज कर ली गई, लेकिन घटना से आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते अधिवक्ताओं में रोष है। मंजेश चौहान के साथ विकास सक्सेना, जनार्दन राजपूत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजेश सिंह चौहान, होशियार सिंह, राजेश शाक्य, रामू कटियार, निखिल मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, अतुल शाक्य अधिवक्ता संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से चोरी के आरोपियों का खुलासा कर रुपए दिलाए जाने की मांग करते नजर आए। सर क्या प्रकरण है? प्रकरण ये 17 तारीख को मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। लगभग 6 बजे के आसपास मेरे बैंक में 6 लाख रुपये रखा हुआ था। ठीक है, और कुछ समय तक तो मैं वहाँ पर मौजूद भी था। मेरे बैंक में जो रुपया रखा हुआ था उसके बगल में 10 मिनट मेरी उससे नज़र हटती है तो बैग गायब हो जाता है। ठीक है, उसकी मैंने रिपोर्ट जो है मुद्रा थाने में लिखवाई और अधीक्षक जी से आज जो बात हुई है उसमें उनसे ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घटना का खुलासा हो। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा CCTV फुटेज और बाकी डिटेल्स हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है तो घटना खुलासा करेंगे। यहाँ पे CCTV कैमरा तो लगे नहीं? यहाँ तो नहीं लगे हैं, न तहसील में लगे हैं और न नगर पालिका परिषद में लगे हुए हैं। लगे होते। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का हीरो स्प्लेंडर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन। भारतीय नागरिक परिषद की ओर से संगोष्ठी का आयोजन। नए भारत में शिक्षक का बढ़ता नैतिक दायित्व, शिक्षक सम्मान व नशा मुक्ति संकल्प समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हुए शामिल। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजन सिंह, आराधना पांडे, जयप्रकाश हुए शामिल। इस दौरान शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षक दिवस भारतीय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनका वर्तमान समय में अपने देश को बढ़ाने का दायित्व क्या होना चाहिए, शिक्षा का इस समय मकसद और उसके उद्देश्य और कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, अपने देश के जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए और किस तरह उनका बेहतर जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि हर बच्चा शिक्षार्थी एक अच्छा इंसान बने और वो अपने को भी मजबूत करे। वरना बहुत से पढ़े लिखे लोग नशा करते हैं और लोगों को नशा कराते हैं। पूरी तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को एक विदेशी साजिश के तहत बड़े पैमाने पर नशे के कारोबारी इस देश की नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। केवल टीचर्स ही हैं, शिक्षक ही हैं जो बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर सकते हैं कि नशे से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या होगा। ये डर अगर पैदा हो जाएगा तो बच्चे नशे की तरफ नहीं जाएंगे। जिस तरह जहर के कस्टमर नहीं है तो जहर की दुकानें नहीं है। अगर नई पीढ़ी के लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सभी हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं इसी तरीके से अपने अपने कॉलेज के, स्कूल के बच्चों को एक डर पैदा करेंगे नशे के खिलाफ और उन्हें नशा मुक्त स्टूडेंट बनाने का काम करेंगे। पर्युषण पर्व का पूर्ण भक्ति भाव से पालन, त्याग एवं तपस्या की पावन भावना के साथ श्री दिगंबर जैन समाज नया बाजार डिब्रूगढ़ में जैन धर्मावलियों का 10 दिवसीय 10 लक्षण महापर्व पर्युषण पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। हमारे दर्शकों को बताते चले कि पर्युषण को जैन धर्म के लोग काफी महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं। जैन धर्म में पर्युषण पर्व को पर्वों का राजा कहा जाता है। यह पर्व भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जीवो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति के द्वार भी खोलता है। इस महापर्व के जरिए जैन धर्म के अनुयायी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग
उत्तम ब्रह्मचार्य के जरिए आत्म साधना करते हैं। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार के श्रद्धालु थाली में खाद्य पदार्थ, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, फल आदि लेकर नित्य दिन क्षमा भाव अर्थात क्रोध के त्याग की भावना के साथ धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी रहती है। पर्युषण पर्व के इस पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार डिब्रूगढ़ को बड़े ही आकर्षित तरीके से भी सजाया गया है। आपको बता दें कि सायंकालीन बेला में श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार में सामूहिक आरती के बाद राजस्थान सांगानेर के पधारे भैया जी अभिषेक द्वारा प्रवचन भी दिया जाता है। श्री दिगंबर जैन समाज नया बाजार डिब्रूगढ़ के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी पाटोदी केसी और सचिव श्री कमल जी बेद ने समाज बंधुओं से पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह भी किया है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। अष्टमी है और हम लोग के मंदिर में सत्य धर्म की पूजा की जाएगी और पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याण के उसका मोक्ष पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याण बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और ऊपर में इसके लिए सभी में भव्य भक्तिभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे से लेकर सभी उपस्थित हुए हैं और 10 लक्षण पर्व हम लोगों का 31 तारीख से स्टार्ट हुआ, पंचमी से स्टार्ट होके 14 तक चलता है। 14 के बाद में हम लोग समावनी पर्व मनाते हैं और इसमें सभी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं और मैं उन सब की तपस्या के लिए वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनकी तपस्या सफल हो। वास्तव में देखा जाए तो ये आत्मशुद्धि का पर्व है। इसमें सभी लोग कुछ न कुछ त्याग करते हैं। जैसे कई लोग यह करते हैं कि रात्रि को खाना नहीं खाते हैं, वह भी एक तपस्या है। इस तरह कोई भी मनुष्य कुछ भी त्याग करता है तो यह उनके मन को शुद्धि करने का उपाय है। और आज उत्तम 10 लक्षण का आज उत्तम सत्य धर्म है और ये धर्म है। और आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है और इसके अंदर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी लोग इसे ध्यान दिया। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि जो भी इस पर्व में त्याग किए हैं उनको शक्ति प्रदान करें, उनकी तपस्या सफल हो। यही हम लोग कामना करते हैं। The all-new Vitara Brezza. लखनऊ बंदरा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक गांव के दर्जनों युवकों ने किसी विवाद को लेकर दूसरे गांव में बोला धावा। आरोप है कि अवैध असलहा, पड़वा और लाठी डंडे से लैस पहुंचे युवकों ने हवाई फायरिंग करने के साथ ही किसान के बेटे की पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। इलाके के ही नारायणपुर फतेहगंज रोड पर मवई चौराहा स्थित एक अंडे की दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, लेकिन करण ने उनसे रंजिश मान ली। इसी रंजिश को लेकर शनिवार को करण सहित लोन्हा गाँव के करीब 50 से 60 युवक बाइकों से रामप्रसाद के घर पहुंच गए। आरोपी इन दबंग युवकों ने हवाई फायरिंग करते हुए रामप्रसाद के घर पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडा, फावड़ा और अवैध तमंचे से लैस युवकों ने रामप्रसाद के परिवार वालों को पीटना शुरू किया। इस मारपीट में रामप्रसाद, उनकी पत्नी माया, बेटे राहुल के फावड़ा लगने से लहूलुहान हो गए। साथ ही रामप्रसाद की बहू रोशनी, सुनीता और दूसरे पक्ष का अमन राजपूत की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। करण घायल है। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उधर घटना अंजाम देने वाले युवकों की घटनास्थल पर मिली बाइकों को ग्रामीणों ने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना बंथरा में 2 पक्षों के कुछ लड़कों के मध्य कल एक अंडा खाने के बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के तहत आज कुछ लोग लोन्हा गांव से राहुल पुत्र रामप्रसाद निवासी एन के घर पर हमला करने हेतु आए थे। दोनों पक्षों के बीच झगड़े में 3 लोगों को चोट आई है। इसमें तीनों महिलाओं को जो चोट आई हैं वो लाठी डंडे की चोटें हैं और उनकी स्थिति इस समय सामान्य बताई जा रही है। उनका इलाज किया जा रहा है। एक बात आई थी, जो राहुल पुत्र रामप्रसाद हैं उनको माथे पर चोट जरूर लगी है, परंतु जो डॉक्टर से वार्ता हुई है उसी क्रम में ज्ञात हुआ है कि वो गनशॉट इंजरी नहीं है, परंतु मेडिकल उपचार अभी भी उनका जारी है
जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि ये चोट है, गनशॉट इंजरी नहीं है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं नशे। नशे के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक महिला सहित 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के कब्जे से 14.16 ग्राम स्मैक, 172 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि IDPL चौकी प्रभारी चिंतामणि को मुखबिर ने सूचना दी कि काले की ढाल पर सनम और राकेश राम के तस्कर स्मैक की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों को पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी काले की ढाल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं, जबकि दूसरी ओर 14 बीघा नए पुल के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक की तलाशी में चरस बरामद हुई। नशे के खिलाफ एक देहरादून पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो उत्तरकाशी का रहने वाला है 172 ग्राम चरस के साथ, दूसरा एक महिला और एक लड़का है जो काले की ढाल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं। 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर, नशे का अक्सर मामले सामने आते हैं, पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या अलग से अभियान चलाया जाएगा इस चीज़ से? देखिए, इसमें अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नशेड़ी जो नशा करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और बेचने वालों को भी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे में के आदी हो चुके हैं, उनकी काउंसलिंग की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बटन दबाकर किया 235 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा। वहीं मालन नदी में किया जलाभिषेक, पौधारोपण कर भारत वन की स्थापना की। शुभारंभ कर कहा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जनपद बिजनौर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज नवीन पुलिस लाइन में 335 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास बटन दबाकर किया। इससे पूर्व उन्होंने मालन नदी के जीर्णोद्धार कार्य को देखा, मालन नदी में जलाभिषेक किया। इसके बाद सभा स्थल के नजदीक पौधारोपण कर भारत वन की स्थापना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 32 महिला पुलिस बैरक हॉस्टल का लोकार्पण कर मुआयना किया। उन्होंने कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारत को एक ताकत बनाने के लिए देश का आह्वान किया। उन्होंने बताया, महात्मा विदुर की नीति भारत के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। महात्मा विदुर की तपस्थली विदुरकूट पहुंच विदुर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और वृद्धाश्रम में पहुंच आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को शॉल व उपहार भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजनौर मुरादाबाद 4 लेन का कार्य 208 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जा चुका है। बिजनौर के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो, तरक्की पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरठ बिजनौर मार्ग व बिजनौर पानीपत मार्ग का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने बताया, चीनी मिलों के पुनरुद्धार, उद्योग, MSME और DOP विकास कार्य प्राथमिकता पर राज्य सरकार कार्य कर रही है, आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मैपिंग कार्य कराया जा रहा है, जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ देने, युवाओं को रोजगार देने, उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने में सहायता होगी। इस मौके पर विधायक सुचित चौधरी, विधायक ओम कुमार, विधायक अशोक राणा, विधायक सुशांत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेत प्रताप सिंह, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और भी अधिकारी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, आपने 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लाल किले से दिए गए संबोधन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए पूरे देशवासियों का आह्वान किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैं बिजनौर में हूं, भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों को भी इसके लिए
भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कही, उसका सबसे जीवंत उदाहरण आपका ये जनपद है। आज इस देश का नाम भारत बड़ा है। भारत नाम दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, जिनका कर्म क्षेत्र यही बिजनौर जनपद रहा है, यही क्षेत्र है और यहीं से भारत को पहचान देने वाला एक जनपद पौराणिक काल से भी और महाभारत काल में भी इस जनपद ने अपनी पहचान बनाई। महात्मा विदुर ने भी यहां मां गंगा के तट पर अपनी कुटी बना करके उस कालखंड में हस्तिनापुर को आईना दिखाने का काम भी कर रहे थे। आज भी विदुर नीति भारत के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वन जनपद और मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम अग्रसर हुए हैं तो महात्मा विदुर के नाम पर ही इस जनपद में हम लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। बफ स्पेशल, स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। बरसात के मौसम में होने वाला तापमान में भारी उतार चढ़ाव शरीर को बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण के लिए अति संवेदनशील बना देता है। ये आप में मौसमी सर्दी फ्लू की समस्या का कारण बन सकता है। मौसम में बदलाव के कारण होने वाली इस समस्या का जोखिम कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ज्यादा देखा जाता है। इसके बचाव के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीने से इस तरह के संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकता है। मानसून के इस समय में कई तरह के मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू का खतरा काफी बढ़ जाता है। बारिश के कारण भरे हुए पानी को मच्छरों के प्रजनन की प्रक्रिया के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। पानी जमा होने से रोके। इस मौसम में संक्रमित मच्छरों को काटने के कारण मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है। ये दोनों ही बीमारियां गंभीर स्थितियों में जानलेवा भी हो सकती हैं, इसलिए इनके बचाव के लिए मच्छरों को पनपने से रोकने के प्रयास करने चाहिए। इस मौसम में कैसे बचाएं खुद को, अपने परिवार को, देखें क्या कह रही है जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर शांति सिंह, क्या कह रही है महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गरिमा सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास यादव, क्या कह रहे हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश आर्य। सुनिए रिपोर्ट। कि वायरल तो ऐसी चीज़ है जब मौसम बदलता है तो फैलता ज़रूर है। इसमें बचाव के लिए एक तो ये कर सकते हैं, देखिए सर्द गर्म बहुत होता है आजकल। आप एसी से बाहर निकलते हैं, फिर आप गर्मी में जाते हैं, फिर कभी कभार ये होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा समय बिता लिया, फिर आप कूलर में चले गए ठंडी हवा में एकदम से। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा वायरल होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा डेंगू मलेरिया का भी सीज़न है जी। इसके लिए भी सावधानी एक तो सबसे पहले अपने से शुरू होना चाहिए कि हमें अपना वातावरण साफ रखना है। तो अपनी साफ़ सफाई शारीरिक रूप से वातावरण की वो ज़रूर सुनिश्चित करें, अपने बच्चों की भी। साथ में मच्छरों से दूर रहने के लिए ओडोमॉस क्रीम, मस्कीटो रिपेलेंट आते हैं, वो ज़रूर उपयोग में लाएं। बच्चों को पूरी बाँह के कपड़े पहनाएं, कवर रखें उनको, और जितना हो सके सावधानियां बरतें। और अगर ऐसा है कि खांसी लंबी चल रही हो या बुखार लंबा चल रहा हो तो जांच के लिए ज़रूर आएं। यहाँ पे सभी प्रकार की जांचों के लिए पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध है उपकरण, तो जल्द से जल्द जांच से आपको नतीजा भी मिल जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इसमें मौसम का उतार चढ़ाव है, मौसम में काफ़ी बदलाव हैं और इसमें संक्रमण का दौर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात शिशुओं की माताएं हैं, वो किस तरीके से अपने को इस मौसम के अनुरूप सुरक्षित रख पाएँ, बताएं जरा। देखिए, इस समय मौसम में काफ़ी बदलाव होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को बुखार और डायरिया होने की समस्याएं हो रही हैं। ज़्यादातर लोगों को वायरल इन्फेक्शंस लग रहे हैं। तो बचाव के लिए गर्भावस्था के दौरान पे ज़्यादातर एंटीबायोटिक अवॉइड करने चाहिए। तो अगर उनको बुखार है तो वो पैरासीटामोल ले सकते हैं। साथ साथ उनको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और कोशिश करें कि घर में रहें, घर का खाना खाएं। अच्छा, जो नवजात शिशुओं की माताएं हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी, क्योंकि ये संक्रमण का दौर है। तो अच्छा, और मच्छर जनित बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऐसे में वो कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अपने को, अपने शिशुओं को? देखिए, इस समय मलेरिया का भी काफ़ी हर ओपीडी में 1-2 पेशेंट आ रहे हैं।
तो उनको बचाव के लिए यही है कि जो नॉर्मल आप घर में है आसपास नालियों में वो पानी ना ठहरे, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अगर बुखार वगैरह आता है तो उसमें फिर वो पैरासीटामोल ले सकते हैं, अस्पताल में आके मलेरिया का जांच करा सकते हैं और फिर उसका इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम के उतार चढ़ाव में वायरल इन्फेक्शन का जो खतरा बढ़ रहा है, इससे में शिशुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या क्या उपाय किए जाए? इस समय वायरल बहुत फैल रहा है, वायरल बहुत फैला हुआ है, इसके कारण सभी जनताएं परेशान है। मेनली क्या, बच्चे तो बाहर जाते नहीं हैं, जो भी जाते हैं वो जाते हैं माता पिता या बड़े लोग बाहर जाते हैं, तो उनसे वायरल आता है घर में और सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इस समय। तो मेरे ख्याल से इसमें प्रिकॉशन की ज़रूरत है, सभी लोग मास्क वगैरह यूज़ करें, हाथ धो कर खाना खाएं, बच्चे को महफूज रखें। अगर कोई बच्चे के साथ बाहर से आता है तो पहले वो हाथ वगैरह धो ले, और मेनली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है तो इसके लिए आप मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम का उतार चढ़ाव है, वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या क्या उपाय करने चाहिए या क्या दिशा निर्देश है जो लोगों को पालन करना चाहिए? जैसा कि इस समय मौसम बदलता है, मौसम बदलते ही बहुत सारी वायरल इलनेस सब में शुरू हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि हमारे खान पान में भी थोड़ा सा विटामिन सी युक्त और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, हमें ठंडी और गर्मी जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही अपने आप को भी इसके अनुकूल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय हम जैसे धूप निकलती है और हम इस समय एसी और कूलर के बहुत आदी हो गए, तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की तरफ रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ तरल पदार्थों का सेवन और विटामिन सी युक्त आहार, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो और हम इन वायरल डिजीज़ का सामना कर सकें। नमस्कार। इस समय मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से वायरल बीमारियों का, संक्रमित बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ गया है, और उसको लेके आज हम ज़मीनी हकीकत जानने निकले हैं कि आखिर इसकी वजह क्या होती है, क्यों फैलते हैं ये संक्रमण और क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके बचाव। इस संबंध में खुद जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने भी जो है लोगों से अपील की है कि इस वायरस जनित बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतें, फुल कपड़े पहने, पानी का जमाव न होने दें और खासकर जो है अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं और महिलाओं को। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है, जहां भाजपा ने 2017 के मैनिफेस्टो में शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की बात कही थी, जिसे 100% पूरा किया गया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की साक्षरता दर केवल 4.8% थी, जबकि आज 83% हो गई। उस समय केवल 350 स्कूल कॉलेज हिमाचल में थे, जबकि आज 16,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान है। भाजपा ने 2017 के मैनिफेस्टो में शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की बात कही थी, जिसे 100% पूरा किया गया। ये बात शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए अंतिम वर्ष में बिना बजट के स्कूल कॉलेज खोले, लेकिन भाजपा ने बजट का प्रावधान कर स्कूल कॉलेज खोले हैं। कांग्रेस सरकार में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जिसकी भाजपा ने सीबीआई जांच कराई और सच्चाई जनता के सामने लाई। लोगों तक शिक्षा पहुंच जो है वो पहुंच का जो है उसमें हिंदुस्तान में 4th रैंक है। जो बड़ी बड़ी स्टेट्स, बहुत एडवांस स्टेट्स, वो भी पीछे हैं हिमाचल प्रदेश। इस दृष्टि से जो है वो हमेशा से होता रहा है। 1985 से हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकारें बदल रही हैं। कांग्रेस ने केवल मात्र जो है वो जनता को छला है कि हमने ये इंस्टीट्यूशन खोल दिए, लेकिन वास्तव में लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ में घोषणाएं करते थे और वो सबके सब इंस्टीट्यूशन आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी उसमें सबके सब जो है वो शुरू हुए। और कई बार तो ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा की जाती थी किसी चीज की, ये तो उनको बंद कर दिया करते थे। राजभोग कंसेंसी में ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश बहुत अग्रणी राज्य है। आज जो है वो हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है
उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले प्रदेशों में है और GER की दृष्टि से, जनरल एनरोलमेंट रेशियो की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है वो सारे हिंदुस्तान के जो हमारे राज्य हैं उनसे आगे जो है वो केरला के मुकाबले पर है और लगातार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जब हम सभी शिक्षकों का जो है वो सम्मान करते हैं और कल हिमाचल प्रदेश के 17 शिक्षकों को प्रदेश स्तरीय अवार्ड से नवाजा जाएगा और 3 शिक्षकों को हमारे नेशनल अवार्ड मिला है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्टेट अवार्ड में प्रथम स्थान शिमला की अध्यापिका अनुराधा को मिला है। हम सिर्फ जो हमने कहा था अपने दृष्टि पत्र में भी उससे ओवर एंड एबव जो है वो काम किया है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो सरकारी बजट से हम मुहैया नहीं करा सकते थे, हमने उसमें जो है वो अखंड शिक्षा ज्योति अपने विद्यालय से निकले मोती ऐसी योजना चला करके जो उस विद्यालय से पुराने विद्यार्थी रहे हैं, जिस प्रकार से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एलुमनाई एसोसिएशन होती है, उस तर्ज पर जो है स्कूलों में भी जो है ये हमने योजना चलाई और इसके बहुत बड़े जो है वो लाभ जो है वो प्राप्त हुए हैं। ऋषिकेश के नगर निगम सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला आयोग के तत्वाधान में एक शिविर लगाकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। सीनियर सिविल जज हर्ष यादव ने घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामलों पर महिलाओं को कानून की न्यायिक जानकारी भी दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके निर्देश के अनुसार प्रत्येक जो हमारे देहरादून जनपद की तहसीलें हैं उनमें प्रतिमाह एक तहसील में कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें, उनको आमंत्रित किया जा रहा है और महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो हमारे अपराध होते हैं, उनके संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सर, आपने 2-3 महिलाओं से बात की, कौन कौन से अपराध किस श्रेणी में ये लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं? जो समस्या है मुख्यतः इनके एक तो डॉक्यूमेंट बनने के बारे में है कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो इनके अधिकारों को देना नहीं चाहते हैं, तो उसके संबंध में इनको जो विधिक सहायता और विधिक जानकारी मिल सकती है वो हम अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या का निदान हो। सर, अमूमन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाएं होती हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी देंगे? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए हमारे यहाँ हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश मिस उर्वशी रावत हैं। इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो भी रिलीफ मिल सकती है, चाहे वो संरक्षण आदेश हो या आर्थिक मदद हो या अंतरिम आदेश हैं, उनके सब के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी रिसोर्स पर्सन है एडवोकेट मधु नेगी मैम, इन्होंने जो महिलाओं के धारा 125 CRPC के अंतर्गत जो राइट हैं उनके बारे में बताया है, चाइल्ड कस्टडी के बारे में जानकारी दी है, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी है और बाकी हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा भी नगर निगम के कार्यों एवं महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप नगर निगम ऋषिकेश द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। सर, महिलाओं को कहते हैं कि पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सजा का प्रावधान सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों है पॉक्सो में, लड़कियों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आजकल जो केस देख रहे हैं उसमें नाबालिग लड़कियां पुरुषों के साथ चली जाती हैं, तो लड़कों को तो उनको जेल भेज दिया जाता है पॉक्सो के तहत, लेकिन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, जिसका गलत भी मैसेज जा रहा है, लड़कों की ज़िंदगी खराब हो रही है। देखिए, इसमें जो पहला तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी एक्ट बने हैं, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाए हों या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, कानून बनाने का जो मेन कार्य है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का है।
उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है उसमें जुडिशरी का रोल है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि लड़कों को सज़ा मतलब उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और जो कंसेंट के मामले हैं उनमें फीमेल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर दोनों लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं। बफ स्पेशल स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। सनातन धर्म मंदिर गणेशोत्सव समिति द्वारा विधि विधान के साथ गणपति शोभा यात्रा निकालकर जमुना में भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया गया। 31 अगस्त से सनातन धर्म मंदिर में श्री गणेश पूजन का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन आज हुआ। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर भगवान श्री गणेश के जयकारों के साथ शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई, जो घंटाघर पिक्चर पैलेस होते हुए लाइब्रेरी चौक पहुंची, जहां से भक्तजन यमुना नदी पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान श्री गणेश की मूर्ति को यमुना जी में विसर्जित किया। इस मौके पर गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष सानू वर्मा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दूर दूर से आकर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये है कि हम सबके ऊपर गणपति जी का पूरा आशीर्वाद है और हमने 31 तारीख को गणपति महाराज की स्थापना सनातन धर्म मंदिर में करी थी और शाम को भजन कीर्तन विधि विधान से हमने करा है और आज हमारा सुबह हवन हुआ और अब हम गणपति जी के विसर्जन के लिए यहाँ से सनातन धर्म मंदिर से घंटाघर होते हुए शोभा यात्रा निकाल करके यमुना ब्रिज तक जाएंगे और गणपति जी को विधि विधान से अब पूजन करके उनका विसर्जन हम करेंगे और ऊपर भंडारे का आयोजन भी हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हमारा ये चौथा कार्यक्रम है, 4 साल हमें लगातार हो चुके हैं इस कार्यक्रम को करते हुए। बड़ा उत्साह है इस चीज़ का लेकर के, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं इस चीज़ को और जोश इतना भरा पड़ा है गणपति जी की विसर्जन के लिए कि बस बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। गणपति जी को जैसे कहा जाता है सब दुख कलेश गणपति सबके दूर करे, सब सुख सबके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे, सबके दुख सब खत्म करे गणपति जी महाराज से। जी तो सर्वोपरि है ही, विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक गणपति महाराज की हर कोई पूजा करता है। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा गणेश उत्सव समिति का, जिन्होंने मसूरी में ये इस तरह का अनुष्ठान का प्रारंभ किया और मसूरी की पब्लिक में एक उत्साह और एक आनंद जो भरा है उन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और पिछले 4 दिन से जो ये हमारा गणेश उत्सव यहाँ सनातन धर्म मंदिर में आयोजित किया जा रहा है, इसमें पब्लिक का उत्साह देखते ही बनता है और इतनी भीड़ जो यहाँ पर जुटती है और सब आनंद में विघ्नहर्ता के चरणों में अपना नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं और सभी विघ्नहर्ता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में, हर परिवार में हंसी खुशी रहे, वर्ष भर हमारा जो है निर्विघ्न जाए, हर परिवार संपन्न रहे, सबको रोजगार और दुख दरिद्रता और जो बीमारी है वो दूर हो और हमारे विशेष तौर से मसूरी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। यही जो है इसी कामना के साथ लोग यहाँ जुटते हैं और ये आनंद देखने के लिए आप एक अपार उत्साह देखने में आएगा। अभी हम लोग भी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सनातन धर्म हमारी संकीर्तन मंडली है, इसमें हमें भजन कीर्तन करने का एक मौका मिला और आज जो ये हमारा विसर्जन है ये एक विशाल पैमाने पर होगा, जो अपार भीड़ इसमें देखने के लिए मिलेगी और जो उत्साह लोगों में है वो देखते ही बनता है। ये आयोजन आगे चलता रहे, हम इस समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।